कहानी की शुरुआत में हमें एक बियर्ड खौफनाक रेगिस्तान दिखाया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर है। यहाँ ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो या तो समाज के लिए बेकार हो चुके हैं या फिर खतरनाक, जिन्हें लोगों के बीच रखना सेफ नहीं है। जहाँ रहने खाने पहनने की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो किसी नर्क से कम नहीं। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो भूख और मजबूरी के चलते नरबख्शी बन चुके हैं। इनके पास न खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी, इसलिए जो भी नहीं मिलता है उसे मार कर ही खा जाते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और इसी रेगिस्तान में आज एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम है आर्लिन। और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी। आर्लिन को यहाँ छोड़ने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, क्योंकि आर्लिन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सजा तय नहीं की जा सकती, और इसलिए अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी इस दीवार के उस पार बितानी होगी। और इसके बाद इसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी अमेरिकन सरकार नहीं लेती, और ये चीज वहाँ लिखे हुए बोर्ड पर साफ लिखी होती है। अब अर्लिन खुद के भरोसे है। अब यहाँ पर अर्लिन रुक कर पड़ती है और उस कागज पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। अब इस बीहड़ और सुनसान रास्ते में वो अकेले आगे बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उम्मीद में चलती रहती है। अब उसे अपने सामने क्रैश हुई कार दिखाई देती है, फिर वो उसके अंदर बैठकर आराम करती है, और कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद नहीं पता चलता। फिर अचानक से किसी के आने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो शीशे में देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही होती है। तभी अर्लिन वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। अब अर्लिन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे क्रैश हुए प्लेन के अंदर रखा गया है। और तभी वहां पर एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है और उनसे अपने सुबह का नाश्ता बना लेती है, क्योंकि नरबख्शी लोग हैं और अर्लिन से दर्द सहन नहीं होता। तभी वो बेहोश हो जाती है, लेकिन वहां पर किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती। इसके बाद हम इस पूरे नरबख्शी परिवार को देखते हैं जो काफी सारे होते हैं, और ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। खाने के लिए इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना पड़े। और इसी बीच हमें जेसन को दिखाया जाता है जो इस नरबख्शी ग्रुप का हिस्सा है। जेसन का एक छोटा सा परिवार भी है, वो अपनी वाइफ और छोटी बच्ची के साथ रहता है। अब हमें कंफर्ट जोन दिखाया जाता है जहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। खाने के लिए भरपूर खाना, पीने के लिए साफ पानी, कुल मिलाकर यहाँ किसी चीज की भी कमी नहीं है। फिर आर्लिन नोटिस करती है कि उसे एक काल कोठरी में बंद करके रखा गया है जो शायद इन लोगों का स्टोर रूम है। तभी उसे ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, और ये आवाज सुनकर वो डर के मारे अपने पूरे शरीर पर अपना वेस्ट लपेट लेती है। अगले दिन वो लेडी उसे लेने आती है, और आर्लिन के शरीर पर लगी हुई गंदगी देखकर वो घिन से भर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन खाना तो इन्हें खाना ही है, इसलिए वो पानी लेने चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्लिन अपने पास पड़ी हुई रोड को छुपा लेती है। और जैसे ही वो लेडी वापस आती है तभी अर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और वो लोहे की रोड उसके शरीर के आर पार कर देती है। तभी दूर सो रहा हुआ एक कैदी ये सब देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जीभ काट के खा रखी थी। और तभी आर्लिन वहां से एक स्केटबोर्ड चुराती है और अपना शरीर स्केटबोर्ड पर रखकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो रेंगते रेंगते बहुत दूर तक निकल जाती है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो थक जाती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वो आर्लिन को ट्रॉली पर लात मारकर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल वो आदमी बहुत ही बूढ़ा है और इसलिए अभी तक आजाद घूम रहा है। अगर वो जवान होता तो अब तक किसी की प्लेट में होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को इस हालत में देखते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि पक्का नरबख्शों ने इसका ऐसा हाल किया होगा। तब वो उसे अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए उसे घर भी देते हैं। अब अर्लिन अगले 5 महीने तक वहीं रहती है। अब हम उसे पहले से काफी बेहतर हालत में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी थी, वो यहाँ पर आराम की जिंदगी जी रही थी। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा था, क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर है। और तभी उसकी पत्नी आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। तभी जेसन अपनी पेंटिंग छोड़ता है और पास ही में बंधी हुई एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा था, क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली थी। वो लड़की उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है, उससे मिन्नतें करने लगती है, लेकिन जेसन के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वो एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर हमें आर्लिन को दिखाया जाता है। ये मंजर देखने के बाद वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जब वो अपने आप को आईने में देखती है वो खुद को बहुत मायूस महसूस करती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो इन सब से बदला लेना चाहती है, और इसी इरादे से एक दिन वो बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है। फिर वो कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है, वो रास्ता जहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जेसन की पत्नी शैलन और बेटी केट को देखते हैं। दोनों जरूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकली होती हैं, इस उम्मीद में कि कुछ काम की चीज मिल जाए। और कुछ ही देर बाद आर्लिन की नजर उन दोनों पर
पड़ जाती है। वो चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और शेलन आर्लिन के हाथ में बंदूक देखकर डर जाती है और माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची है। लेकिन जैसे ही आर्लिन को पता चलता है कि शेलन एक नरबख्शी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तब आर्लिन कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए थे। और बिना एक पल की देरी किए वो शेलन को वहीं गोली मार देती है। और केट कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया। वो बिल्कुल चुप रह जाती है। तब आर्लिन को उस बच्ची पर तरस आ जाता है और वो केट को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। और रास्ते में उन दोनों को वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। वहाँ पर केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है और आर्लिन उसे खरीद कर देती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लिन का मन किसी भी हाल में उस बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि सब में केट की कोई गलती नहीं है। और दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई थी। तब वो उन्हें ढूंढने लगता है। वो उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है और तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे थे। और ये मंजर देखकर जेसन समझ जाता है कि ये किसी ऐसे का काम है जो बच्चियों की सप्लाई करता है। तब उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है और अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? तब बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तब बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें भी मेरा एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। और ये सुनकर जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जेसन उसे बोलता है कि मैं मुश्किल में हूँ और तुम्हें मजाक की लगी है, लेकिन वो बेबस होता है। तब वो पत्थर पर बैठकर उस बूढ़े आदमी का स्केच बनाने लगता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी उसी कागज पर एक शब्द लिख देता है, कंफर्ट जोन। और ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। और उधर आर्लिन केट को लेकर एक क्लब में जाती है और उस समय वहाँ पर कंफर्ट जोन के सबसे बड़े अमीर आदमी की पार्टी चल रही होती है। और इस पार्टी का मालिक है जॉन। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है और उसी पाउडर से एक टैबलेट बनती है, जिसे खाने के बाद इंसान अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और आर्लिन भी वही टैबलेट खा लेती है। और इसी दौरान हम केट को देखते हैं। उसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। और तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वो केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस पूरे इलाके का मेयर भी होता है और इसलिए वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। उधर आर्लिन पर उस पाउडर का असर शुरू हो चुका होता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन तब भी वो केट को ढूंढती रहती है। अपना होश पूरी तरीके से खो चुकी आर्लिन केट को ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास जेसन खड़ा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लिन का आर्टिफिशियल पैर होता है और जिसके बिना वो चल नहीं सकती। और तभी जेसन उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने इसको कहीं देखा है? और डर के मारे आर्लिन झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लिन की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरबख्शी कंफर्ट जोन के पास आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसलिए जेसन आर्लिन से एक डील करता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी बेटी को अंदर से ढूंढ कर ला कर दोगी। वो उसे वार्निंग भी देता है, अगर तुमने जरा से भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मार दूंगा। तब आर्लिन ने डील मानने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए बेहद खतरनाक था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है और वो उस नरबख्शी खानदान का हिस्सा था, मतलब वो भी एक नरबख्शी था। वो जेसन से सौदा करता है कि इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। तब जेसन मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। और ये सुनकर वो आदमी से बोलता है कि देख भाई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं तो उस लड़की को लेके जाऊंगा, अगर तुझे रोकना है तो आके मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक जेसन उस लड़की को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। आर्लिन चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही वो आदमी पीठ घुमाता है तभी जेसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। और उसके बाद जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक तेज रेतीला तूफान आ जाता है और मजबूरन दोनों को तंबू लगाकर वहीं रुकना पड़ता है। तूफान धीरे धीरे थमता है, लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और इसलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेसन उसे मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वही आर्लिन को भी खाने के लिए देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है, वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तब जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तो वो एक बोट के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा था और तभी से उसे इस इलाके में डाल दिया गया और वो ऐसे जीने के लिए मजबूर है। फिर आर्लिन उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया और प्यार में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी।
और जब अमेरिका को उस गद्दारी के बारे में पता चला तब उसे यहाँ लाकर फेंक दिया गया। और दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके होते हैं और तभी पीछे से एक गोली चलती है और गोली आकर सीधा जेसन को लगती है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। कुछ लोग अचानक वहाँ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन के थे और वो आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लिन का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता। वो जेसन को वहाँ छोड़कर आना नहीं चाहती थी और इसलिए वो एक बहुत कठिन फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। तब उसे वहाँ पर जेसन की स्केच बुक मिलती है और उसमें उसकी बेटी के कई स्केच बने हुए थे। उन्हें देखकर आर्लिन टूट जाती है। तब उसे एहसास होता है कि केट के खो जाने की वजह कहीं ना कहीं वो खुद ही थी। अब वो तय कर लेती है कि वो किसी भी हाल में केट को ढूंढ कर निकालेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तब वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इधर बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है। तब उसे शक होता है कि शायद वहाँ कोई जानवर मरा हुआ है। तब वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। तब वो जेसन को बचाने के लिए कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आए। उधर आर्लिन उदास होकर अकेली बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी उसकी नज़र जोन के पैलेस पर पड़ती है। वहाँ से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उनमें से एक औरत के साथ केट भी थी। आर्लिन उस समय कुछ नहीं करती और दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब ठीक हो चुका था। वो उसको धन्यवाद बोलकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। अब यहाँ आर्लिन उस पैलेस में पहुंचती है जहाँ पर कई सारे औरतें काम कर रही थी। वो सभी उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट में भर रही थी। ये सब देखकर आर्लिन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। और यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और इसी वजह से वो आर्लिन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लिन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सकें। तभी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लिन अंदर जाती है और अपनी नकली पैन के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वो उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे जॉन के पास ले जाती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। तब आर्लिन गन पॉइंट पर उसे बोलती है कि अगर तुमने अभी उस बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं इसे जान से मार दूंगी और इसके पेट में पड़ रहे बच्चे को भी। और ये सुन के जॉन डर जाता है। वो बिना एक पल गवाए केट को छोड़ देता है। तब केट को लेकर आर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाती है और उसी समय सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी आर्लिन उसे गुजारिश करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले और ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है। तब वो उसे बोलता है कि हम लोग नरबख्शी हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लिन मना कर देती है। वो बोलती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। और इसी बीच केट अपने पिता से बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में वो केट के उसी खरगोश को पकाकर उन्हें खिला देता है। तब आर्लिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन यही इस दुनिया की हकीकत है। अब जेसन ने आर्लिन को भी एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि अभी तीनों एक परिवार बन चुके होते हैं। लेकिन कब तक ये उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कब कौन किसको मार के खा जाए ये किसी को नहीं पता, कौन किसका खाना बन जाए किसी को नहीं पता।